students, good morning, good afternoon, good evening. How are you? You will, I think, you will find. Today we will learn about the topic solubility from the chapter second, solution. अब आते हैं solubility क्या होती है। हम लोग पिछले क्लास से, बहुत सारे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। solubility मतलब कि कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में किस हद तक हम डिजॉल्व कर सकते हैं, वही उसकी सोलबिलिटी कही जाती है। सोलबिलिटी जो आपके होते हैं, अब उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूट को जब डिजॉल्व किया जाता है किसी भी सॉल्वेंट में, जनरल बात करेंगे तो जब हम सोलबिलिटी चेक करते हैं तो तीन टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिनमें हम बोलते हैं कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट अ गिवन टेंपरेचर एंड प्रेशर, तो इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर आते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पर, तो जस्ट इसका अपोजिट कि उस जिस टेम्परेचर प्रेशर पर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते थे, सेम वही बातें कि उसी टेम्परेचर प्रेशर पर हम ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर ले जाएं तो वो हम जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और किसी भी एक सर्टेन कंडीशन ऐसी हम कोई स्थिति क्रिएट करें कि जिससे टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग ना हो और प्रेशर में, और उनमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट को हम डिजॉल्व कर ले जाएं तो उस सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सोलबिलिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो सॉल्यूट लिक्विड में डिजॉल्व हो, मींस की सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हो जाए, और सेकंड कोई भी गैस लिक्विड में डिजॉल्व हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने जा रहे हैं सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। कोई भी सॉलिड सॉल्यूट होगा और लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब इसमें सॉलिबिलिटी हम चेक करने जाते हैं। तो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट, ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। अब जो आपका सॉल्यूट है, पहले क्या होता है, ये आपका बीकर रहा, इसमें आपका कोई भी सॉल्वेंट है, यहाँ पर आपने जैसे ही सॉल्यूट ऐड करना शुरू किया तो इससे क्या होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल डिसोसिएट होने लगते हैं, इस सॉल्वेंट में मिलने लगते हैं। तो अब इस प्रोसेस को, जो सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में मिल रहे हो टूट करके डिसोसिएट होकर के, इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोला जाता है। अब से जब थोड़ी देर के बाद ये आपके आधा से ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में मिल रहे होते हैं, तो उसके थोड़ी देर के बाद ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं ये फिर से क्या करते हैं, सॉल्यूट के जितने यहाँ के पार्टिकल हैं ऐड किए गए हैं इनके साथ कोलाइड करते हैं, और उसके बाद ये क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और जब ये सॉल्यूट के पार्टिकल यहाँ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, और यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ सेपरेट आउट हो रहे होते हैं, तो इनके बीच की जो स्टेट होती है उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो ये है प्रोसेस डिसोल्यूशन, और ये है क्रिस्टलाइजेशन, और ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम, जब कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर के और सॉल्यूशन बनाता है। अब आते हैं कि जो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं सोलबिलिटी को, किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल सॉलिड के लिक्विड में सोलबिलिटी को जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं, वो आपका पहला तो है लाइक डिसॉल्व लाइट, सेम में बोलेगा और असमान असमान में बोलेगा। इट मींस कि जो आपके जितने सारे पोलर हैं, पोलर जितने हैं सॉल्वेंट या सॉल्यूट, वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना प्रेफर करेंगे। जैसे कि आपके जितने सारे H2 ले लें, ये सारे जितने सारे आपके इनऑर्गेनिक वाले सॉल्यूट होते हैं, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट मींस वाटर में डिसॉल्व होना ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप किसी को ले लें, कोई भी साल्ट ले लें, तो वो सारे इनऑर्गेनिक होते हैं, वो आपके वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्यूट को कहीं इनऑर्गेनिक में ऐड करें तो ये बहुत मुश्किल से डिसॉल्व होते हैं, बहुत इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं। आप नमक को पानी में डिसॉल्व कर लीजिए, तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा। शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर लीजिए, देखिए थोड़ी देर के बाद डिसॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि शुगर आपका ऑर्गेनिक सॉल्यूट है और वाटर इनऑर्गेनिक है। दूसरी भाषा में बोले तो शुगर आपका नॉन पोलर है,
वाटर पोलर है, दैट्स व्हाई द solubility of inorganic salts or inorganic molecules in inorganic solvent is greater than organic solvent। कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप ले लें, बेंजीन ले लें, ईथर ले लें, साइक्लोहेक्सेन ले लें, टॉलुइन ले लें, अब इसमें अगर आप डिजॉल्व करें किसी भी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट को तो वो जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा। उसके लिए जरूरी क्या है कि ऑर्गेनिक जितने भी आपके सॉल्वेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व किए जाएं। तो वो यही प्रेफर करते हैं कि पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। दूसरी बात टेम्परेचर, अब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे सोलबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इंक्रीज टेम्परेचर द सोलबिलिटी इंक्रीजेज। अब प्रेशर का क्या रोल होगा, प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं होता है यहाँ जब सॉलिड के किसी भी लिक्विड में डिजॉल्व हो रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी सॉलिड्स होते हैं इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। दैट्स व्हाई प्रेशर कैन नॉट प्ले अ गुड रोल ऑन द solubility of solids in liquids। फिर आते हैं सेकंड, solubility of gases in liquids। कोई भी गैस लिक्विड में जो डिजॉल्व हो रहा होता है, तो अब आपके सपोज करिए आपके पास दो बीकर हैं, अब इस बीकर में आपका कोई भी गैस यहाँ से ऐड किया गया है और इस सॉल्वेंट में यहाँ पर ये मिल रहा होता है। तो क्या होगा कि जब आपने कोई भी प्रेशर नहीं लगाया है तो इसमें जो गैस की सोलबिलिटी होगी, गैस के पार्टिकल आएंगे ऐसे ऊपर तो ज्यादा मात्रा में होंगे और नीचे यहाँ इनके सॉल्वेंट जहाँ होंगे वहां पर इनकी मात्रा गैस की बहुत ही कम होगी। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगी। ये आपका रहा, ये इक्विलिब्रियम यहाँ भी एग्जिस्ट करेगी। ये यहाँ के जो वाइपर प्रेशर होंगे ये यहाँ से बाहर की तरफ जाते रहेंगे और वहां से गैस के पार्टिकल अंदर की तरफ आते रहेंगे, डिजॉल्व होते रहेंगे। फिर यहाँ से वाइपर निकलेगा और ये बाहर जाना शुरू करेगा। तो इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट करती है। लेकिन आप क्या करें, कोई भी पिस्टन लगा दें और इनके वायु को कम करके या कुछ भी तरीके अपना के यहाँ पर क्या करें, प्रेशर जैसे अप्लाई करेंगे वैसे ही जितने सारे गैस होते हैं वो सॉल्वेंट के यहाँ निचली सतह पर ज्यादा मात्रा हो जाती होगी इन कंपैरिजन टू अपर साइड। इसका रीजन कि यहाँ पर जैसे प्रेशर बढ़ा वैसे ही सोलबिलिटी गैस की किसी भी लिक्विड में बढ़ गई। तो अब यहाँ पर एक और बातें थी कि जब कभी आपका टेम्परेचर का ये रोल जो था, इसका मतलब कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो प्रोसेस होते हैं। तो एंडोथर्मिक जो भी प्रोसेस होगा इसमें जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे सोलबिलिटी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो उसके लिए क्या होगा कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे सोलबिलिटी डिक्रीज करेगी। बहुत सारे एग्जांपल हैं, कैल्शियम ऑक्साइड आप देख सकते हैं, वाटर में डिजॉल्व किए जाते हैं, तो एक बेस्ट एग्जांपल है। फिर आते हैं यहाँ पर सोलबिलिटी गैस की जो हम यहाँ देखे हैं प्रेशर का इफेक्ट कि जो गैस के सोलबिलिटी पर कैसा रोल प्ले करता है, तो वो हमने देखा इन दोनों बीकर में गैस को डिजॉल्व करके किसी भी सॉल्वेंट में। अब जैसे हम देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो सोलबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो सोलबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये रहा, अगर प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे तो सोलबिलिटी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, सपोज करें आपने यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या होगा, इनकी सोलबिलिटी घट जाएगी, ये सारे वेपराइज होकर के बाहर निकल जाएंगे। तो इस वजह से जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी सोलबिलिटी घट जाएगी, कम हो जाएगी। अब आते हैं हेनरी लॉ पर। हेनरी ने भी यही सेम एक्सपेरिमेंट यही करके गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करके और उन्होंने अपनी कुछ बातें बताई। वो आपका उन्होंने कहा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है यहाँ से जो ये निकल कर जाता है, अब यहाँ गैस की सोलबिलिटी क्यों यहाँ इस लिक्विड में ज्यादा हुई, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर गैस की ज्यादा हुई तो उसके वजह से प्रेशर बढ़ा और ये यहाँ पर नीचे की तरफ सोलूट के पार्टिकल ज्यादा आ गए। तो वही बात इन्होंने भी कही कि जो पार्शियल प्रेशर होती है किसी भी गैस की वेपर स्टेट में, वेपर फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके जो गैस होती है उसके मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूशन में जो गैस प्रेजेंट
फॉर्म में दिया कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हमको मालूम है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई भी कांस्टेंट लगा देंगे, तो हम यहाँ पर KH एक टर्म रख लेते हैं, तो P इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड। अब KH क्या है यहाँ, KH इज हेनरी कांस्टेंट। अब हम KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम बाहर ले आएंगे तो P डिवाइडेड बाय KH ये हमको मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कि जब एक बात है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे KH की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, और KH की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे सोलबिलिटी घटने शुरू हो जाएंगे। KH की वैल्यू जब आप बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी घट जाएगी। अब इसका एक रोल आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की जो डिजॉल्व मात्रा होती है किसी भी लिक्विड में, किसी वो जितने मैराइन एनिमल होते हैं वो सारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि कोल्ड वाटर में रहें। वार्म वाटर के कंपेरिजन में वो कोल्ड वाटर में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वजह इसका क्योंकि जब पानी गर्म है तो उसके लिए सोलबिलिटी टेम्परेचर ज़्यादा है तो सोलबिलिटी कम होगी, तो सोलबिलिटी कम होगी ऑक्सीजन की, अगर तो ऑक्सीजन की मात्रा जब कम मिलेगी तो सफिशिएंट ऑक्सीजन की मात्रा ना मिलने की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वो ठंडे कोल्ड जहाँ होता है निचली सतह पर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ ठंडा होता है, वहाँ सोलबिलिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की उस लिक्विड में। आती है एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन है ला का क्या है, तो एरेटेड ड्रिंक्स में जितने सारे एरेटेड ड्रिंक है, आपका सोडा वाटर है, सॉफ्ट ड्रिंक है, इनमें क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व कर देते हैं उस हाई प्रेशर के साथ में। हाई प्रेशर पर CO2 गैस डिसॉल्व कर देते हैं उस सोडा वाटर में या सॉफ्ट ड्रिंक में, क्योंकि उससे टेस्ट बढ़ जाता है, इस वजह से ऐसा करते हैं। लेकिन आप वाटर को देखते हैं कि वो प्रेशर डिक्रीज होता है, बहुत तेजी के साथ वो गैस बाहर निकल जाती है, ऐसा होता है। फिर स्क्यूबा डाइवर्स जितने होते हैं, गोताखोर जो होते हैं, वो यहाँ से जब गोता लगाते हैं समुद्र में जाकर के, और फिर उनमें जो सिलेंडर भरी जाती थी वो नाइट्रोजन की ज़्यादा भर दी जाती थी, क्योंकि नाइट्रोजन की सोलबिलिटी ऑक्सीजन के कंपेरिजन में भी ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन की वहाँ जब जाते हैं, बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर जब जाते हैं तो वाटर डेंसिटी वेग बढ़ती है, दैट्स व्हाई प्रेशर भी वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है बाहर की तुलना में। तो जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे आपने यहाँ भी देखा कि प्रेशर जैसे बढ़ता है वैसे सोलबिलिटी गैस की लिक्विड में इंक्रीज करती है। तो अब जैसे यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा उसके समुद्र में, तो अब यहाँ पर इनकी सोलबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये नाइट्रोजन गैस क्या होते थे, उनके जो ब्लड वेन्स होते थे, रक्त नलियों में ये सारे जितने नाइट्रोजन होते थे वो ज़्यादा मात्रा में डिसॉल्व हो जाते थे। तो जब वो बाहर निकलते थे स्कूबा डाइवर्स, तब वहाँ पर प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज होता था, और इसके वजह से नाइट्रोजन क्या करता था, एयर बबल का फॉर्मेशन कर देता था उनके उस पाइप नली में। तो जब ये बबल बन जाते थे तो ये रक्त पे जो ब्लड का स्ट्रीम होता था उसको रोक देते थे। तो इसके वजह से उसमें जो यहाँ पर ये इस प्रकार की ये प्रक्रिया होती थी, इसको बेंड नाम दिया जाता था, बेंड। तो अब ये होने ना पाए, इसके वजह से आज के जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं उनके सिलेंडर में क्या करते हैं, ये गैसों का मिक्सचर भर देते हैं, कि जिसकी वजह से जब प्रेशर बढ़े तो सोलबिलिटी उतनी मात्रा में ना हो कि इनको बेंड का ये शिकार हो जाए, कहीं इनको ट्रीटमेंट देना पड़े। तो हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2%, ऑक्सीजन 32.1%। हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है कि जब ऊंचाइयों पर लोग जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन का लेवल लो होना शुरू हो जाता है, और जब ऑक्सीजन का लेवल लो होना शुरू हो जाता है तो लोगों की जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। दूसरी बात, उनमें थकान ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, और एक डिजीज हो जाता है जिसको एनार्जिया बोलते हैं, तो ये डिजीज हो जाती है। तो ये सब ना होने पाए, इसका हेनरी का नियम का ही एप्लीकेशन है। तो जितने सारे चलने वाले होते हैं, शिखारोही जिनको बोलते हैं, तो वो ऐसा फील करते हैं। अब इनकी लिमिटेशंस क्या हैं हेनरी लॉ की, प्रेशर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, बहुत लो नहीं होना चाहिए। वजह क्योंकि हेनरी अगर प्रेशर बहुत लो हो जा रहा है तो हेनरी लॉ एक्यूरेट नहीं होगा। तो अगर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है, गैस जो होती है
आई थिंक समझ आया होगा। अब फिर हम सब लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।